बंबई को लग सकता है एक और झटका, एमआई के तिलक जाएंगे आरसीबी में। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1169वां एपिसोड। आज 20 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर युजवेंद्र चहल के हवाले से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों, माइक हैसन जो कि पूर्व रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हेड ऑफ क्रिकेटिंग ऑपरेशन और मेंटोर रह चुके हैं, युजवेंद्र चहल के ऊपर बड़ी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है दोस्तों कि जब युजवेंद्र चहल को आरसीबी से बाहर किया गया था, वो आरसीबी के लिए सबसे डिफिकल्ट समय था और उस समय चहल को बाहर करने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो चहल द्वारा मांगी गई ह्यूज अमाउंट थी। उस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम युजवेंद्र चहल को 4 से 6 करोड़ की रेंज में रिटेंशन अमाउंट देने के लिए तैयार थी, लेकिन भैया आरसीबी की इस बात से चहल सहमत नहीं थे और चहल खुद के लिए 10 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, ये माइक हैसन ने कहा है। और ऐसी परिस्थिति में आरसीबी के पास कोई चारा नहीं था युजवेंद्र चहल को रिलीज करने का। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जो यूजी चहल रिलीज हुए, आज तक सवाल था, पिछले 2022 में उनको रिलीज किया गया था और पिछले 2-3 साल से यही सवाल था सबके दिमाग में, 2021 में माफ कीजिए, और सबके दिमाग में यही सवाल था कि आखिर क्या हुआ आरसीबी को ऐसा जो युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी को बाहर कर दिया, और उसका जवाब माइक हैसन ने जो है वो दे दिया है। लेकिन भैया माइक हैसन ने सिर्फ एक ही बयान नहीं दिया है। आज की वीडियो में माइक हैसन के कई खुलासे हुए हैं, वो आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। उन्होंने एक और खुलासा किया युजवेंद्र चहल को लेकर। उन्होंने कहा जब युजवेंद्र चहल से ये कहा गया कि भैया आप रिलीज होते हो, तो युजवेंद्र चहल काफी अपसेट हो गए, काफी फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने उसके बाद कभी भी आरसीबी के मैनेजमेंट से बात नहीं की, ना ही कोई इंटरेस्ट शो किया आरसीबी में आने का। तो एक तरह से भैया उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से युजवेंद्र चहल खुश नहीं थे कि उन्हें नहीं रिटेन किया गया, उन्हें ज्यादा पैसे नहीं दिए गए, और ये जो पूरा मसला चल रहा था इससे युजवेंद्र चहल काफी दुखी, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और गुस्सा हो गए थे आरसीबी के मैनेजमेंट के साथ। देखो यार, अगर आप मेरी राय मानो ना, तो मेरे हिसाब से आरसीबी ने अपना सबसे बुरा फैसला लिया युजवेंद्र चहल को बाहर करने का। आज की डेट में आरसीबी की गेंदबाजी की सबसे बड़ी दिक्कत स्पिन गेंदबाजी है। आप खुद ही सोचिए, उस दौर में अगर केएल राहुल और यूजी चहल इन दोनों को रिलीज ना करती आरसीबी की टीम, तो आज की स्थिति में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास ऊपर से केएल राहुल होते एज ए टॉप इंडियन बैटर और नीचे से इनके पास यूजी चहल होता और आरसीबी की तस्वीर शायद और खतरनाक होती। लेकिन हाँ, फैसले सब लेते हैं, भविष्य किसी ने देखा होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है आईपीएल 2024 की स्पॉन्सरशिप के हवाले से। स्पॉन्सरशिप की जो रेस है ना, वो और हीट अप हो गई है। मैंने आपको कहा था कि लगभग 9 स्पॉन्सर की जरूरत है, 9 स्पॉन्सर्स नीडेड है जो कि अलग अलग चीज़ों को स्पॉन्सर करेंगे। जैसे जो ऑरेंज कैप है उसके लिए अलग स्पॉन्सर रहेगा, पर्पल कैप है उसके लिए अलग स्पॉन्सर रहेगा। पिछले साल अमारको कंपनी ऑरेंज और पर्पल कैप की स्पॉन्सर थी और ऐसी परिस्थिति में जिस भी खिलाड़ी को ऑरेंज और पर्पल कैप मिलता था, उस ऑरेंज और पर्पल कैप को अमारको ऑरेंज कैप या अमारको पर्पल कैप कहा जाता था। अब वही सब स्पॉन्सरशिप के लिए 9 अलग अलग कंपनियां लड़ाई लड़ रही है। फोन पे, उसके अलावा ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, मास्टर कार्ड, साउदी टूरिज्म, सीएट, रुपए, डीपी वर्ल्ड, ये सब रेस में है। तो इस बार बहुत पैसा बरसने वाला है क्योंकि इस बार बेस प्राइस भी स्पॉन्सरशिप की बढ़ा दी। तो कुल मिलाकर ये कहानी का सार मैं यही बोल सकता हूं, बहुत पैसे वाला होने वाला है बीसीसीआई इस आईपीएल से। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप को लेकर आ रही है। नेपाल की टीम इस बार टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है और इस टी20 वर्ल्ड कप से पहले नेपाल को तैयारी कराएगी बीसीसीआई। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने एक ट्राई सीरीज रखी है नेपाल के साथ। नेपाल की इंटरनेशनल टीम ये ट्राई सीरीज खेलेगी, टी20 फॉर्मेट में ये ट्राई सीरीज होगी। इसमें भारत की गुजरात स्टेट और बड़ौदा की जो टीम है वो पार्टिसिपेट करने वाली है। तो बीसीसीआई एक तरह से नेपाल को तैयारी कराएगी टी20 वर्ल्ड कप के लिए। अब आप खुद ही सोच सकते हैं दोस्तों, नेपाल देश की कंट्री हमारे यहाँ की स्टेट और लोकल क्रिकेटर्स से खेलेंगे, ट्राई सीरीज रखेंगे और ऐसा लग रहा है हार भी जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 5 बड़ी रिपोर्ट की। लेकिन उससे पहले भैया टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो। सारी खबर, शेड्यूल, इंजरी रिपोर्ट सबसे पहले यूट्यूब से भी पहले टेलीग्राम पर डलती है आईपीएल से जुड़ी हुई। और एक चीज बता दो दोस्तों, 65,000 लोग परिवार का हिस्सा होने वाले हैं, हो चुके हैं।
और इस बार गोल्ड का गिव अवे होने वाला है। तो पूरे आईपीएल में आप सोने की बरसात देखेंगे। कहां पर? हमारे टेलीग्राम पेज पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री में ज्वाइन हो जाओ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर दोस्तों गुजरात टाइटंस के हवाले से निकल कर आ रही है। गुजरात टाइटंस की टीम को एक और होम ग्राउंड मिलने वाला है, ना सिर्फ अहमदाबाद, अब गुजरात टाइटंस के मैचेस हो सकते हैं कहां पर? वडोदरा में। जी हाँ दोस्तों, वडोदरा में 35,000 की कैपेसिटी का एक नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 2024 के आईपीएल के बाद जो 2025 का आईपीएल होगा उसमें गुजरात की टीम अपने कुछ होम मैचेस अहमदाबाद के अलावा वडोदरा सिटी में भी खेलने वाली है। हालांकि गुजरात जो स्टेट है बहुत फॉर्चुनेट स्टेट है, क्योंकि गुजरात स्टेट में 4 इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम है, एक सूरत में, एक वडोदरा में, एक अहमदाबाद में और एक राजकोट में। और ऐसी स्थिति में अगर गुजरात टाइटंस चाहे तो आज की डेट में ही गुजरात के अलग अलग जगहों पर मैच खेल सकती है। लेकिन ये जो वडोदरा में नया स्टेडियम तैयार हो रहा है 35,000 की कैपेसिटी का, ये बहुत सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम है, बहुत हाई क्वालिटी और आज की मॉडर्न डिमांड के हिसाब से बनाया गया स्टेडियम है। और ऐसी स्थिति में अभी अहमदाबाद में तो होंगे मैचेस, अगले साल से वडोदरा में भी होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों इंग्लैंड के हवाले से निकल कर आई है। एक और झटका इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने दिया है अपने तेज गेंदबाजों के लिए। कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो चुका है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि भैया वुड लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर थे, फिट थे, उसके बावजूद भी आईपीएल से बाहर हो गए। रीस टॉपली आरसीबी के प्लेयर थे, फिट थे, उसके बाद भी बाहर हो गए। अब तीसरा खिलाड़ी और बाहर हो गया। केकेआर ने इस बार गस एटकिंसन को लिया था, तेज गेंदबाज थे गस एटकिंसन, उनको भी भैया अनअवेलेबल करा दिया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया है गस एटकिंसन भी आईपीएल के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो ऑफिशियल न्यूज आ गई है, केकेआर के लिए बुरी खबर आ गई है। वैसे इनकी तेज गेंदबाजी पूर्ण रूप से 100% मिचेल स्टार्क पर निर्भर थी। स्टार्क चलेगा तो इनकी गेंदबाजी चलेगी। अब गस एटकिंसन एक विकल्प थे, वो भी चले गए। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो केकेआर ने इनकी रिप्लेसमेंट भी बोल दी है, अनाउंस कर दी है। मतलब श्रीलंका के दुष्मंता चमीरा केकेआर की टीम में गस एटकिंसन को रिप्लेस करेंगे। चमीरा का रीसेंट इंटरनेशनल फॉर्म ठीक है, डिसेंट है, लेकिन इनकी अच्छी बात यह है कि आईपीएल में पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में खेल चुके हैं, तो आईपीएल का अनुभव है इनके पास। और केकेआर अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, स्पेशली अपने तेज गेंदबाजों के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर मैं तेज गेंदबाजी की बात करूं तो केकेआर के पास प्रॉब्लम है। कल ही हमने एक स्ट्रेंथ और वीकनेस वाली वीडियो बनाई थी दोस्तों, जिसमें हमने क्लियर कट आपको बताया था कि किस तरह की प्रॉब्लम में केकेआर की गेंदबाजी फंसी हुई है। क्योंकि जो तेज गेंदबाजी वो 100% निर्भर हो गई स्टार्क के ऊपर। इन्होंने 25 करोड़ रुपए स्टार्क को तो दे दिए, लेकिन उसके अलावा फिर दूसरे गेंदबाज को खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं बचे थे, और वो प्रॉब्लम अब केकेआर फेस कर रही है। देखते हैं दुष्मंता चमीरा उसको कितना सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया माइक हैसन ने एक ऐसा खुलासा किया जो मुंबई को थोड़ा सा डरा देगा। अगले साल रोहित शर्मा तो जा रहे हैं, अब रोहित 2-3 खिलाड़ियों को लेकर जाएंगे। सूर्या यादव भी कुछ नहीं हो सकता, बुमराह भी कर दें कुछ, लेकिन एक जो इनका भविष्य का सुपरस्टार है तिलक वर्मा, उसके ऊपर आरसीबी की नजर है। और ये अभी से नहीं है, 2022 से। माइक हैसन कह रहे हैं कि 2022 में भी आरसीबी की टीम ने तिलक वर्मा को खरीदने का प्लान किया था, नहीं खरीद पाए थे, और आगे भी आरसीबी ये करेगी। माइक हैसन अभी आरसीबी के स्क्वाड और स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन माइक हैसन ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आप भविष्य में देखेंगे कि तिलक वर्मा आरसीबी में जाएंगे, क्योंकि विराट को तिलक बहुत पसंद है। और ऐसी परिस्थिति जो माइक हैसन के जो बयान आए हैं, ये इतना जरूर बताते हैं कि 2025 में मुंबई की बहुत बैंड बजेगी। और ये हार्दिक पांड्या रूपी जो ग्रह ये लोग लेकर आए हैं, पांड्या तो रहेंगे, लेकिन पांड्या के रहने से कितने प्लेयर जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। अगले साल मेगा ऑक्शन है और मुंबई को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे अपने प्लेयर्स को रोकने के लिए, ये तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। आप बताना तिलक वर्मा को कहीं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। 9वीं रिपोर्ट आ रही है इरफान पठान के हवाले से। इरफान पठान ने आईपीएल 2024 पर बड़ी बात कह दी, दिल्ली की टीम पर बड़ी बात कह दी। कह रहे हैं दिल्ली हैव द आइडियल बॉलिंग कॉम्बिनेशन। उनके हिसाब से दिल्ली के पास इस आईपीएल का सबसे अच्छा और आइडियल बॉलिंग कॉम्बिनेशन है। उन्होंने कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, एनरिच नॉर्जी, खलील अहमद और मुकेश कुमार का जिक्र किया, ईशांत शर्मा की हाइट का जिक्र किया, और उनके हिसाब से दिल्ली की गेंदबाजी आइडियल साबित हो सकती है। मैं इसके उलट सोचता हूं। मेरे हिसाब से दोस्तों स्पिन गेंदबाजी में तो दिल्ली डिसेंट है, क्योंकि अक्षर पटेल और कुलदीप है, लेकिन तेज गेंदबाजी में एनरिच नॉर्जी चोट से अभी भी जूझ रहे हैं, 100% फिट है नहीं है, कब
वापसी कैसी क्या होगी, आईपीएल पूरा खेलेंगे, सवाल है। मुकेश कुमार का एक बहुत ही डिसेंट शो रहा है, कभी चलते कभी नहीं चलते हैं। और खलील अहमद लंबे अरसे से फ्लॉप चल रहे हैं, ईशांत शर्मा पर अब बैट आउट नहीं कर सकते। और ऐसी परिस्थिति में कागज पर मजबूत दिख रही दिल्ली की गेंदबाजी शायद लड़खड़ा जाए। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की, यहाँ से बात करते हैं तो भैया अब चौथे टेस्ट के लिए इंडिया और इंग्लैंड की टीम आज रांची पहुंच गई है। रांची में चौथा टेस्ट 23 फरवरी से होगा। भारत इस टेस्ट सीरीज में भी लीड कर रहा है। भारत के लिए बचे हुए दोनों टेस्ट में जीतना जरूरी है ताकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल पर भारत फिर से ऊपर स्थान पर अपनी जगह को और मजबूत कर सके। देखते हैं इस टेस्ट में क्या होता है। हम तो यही चाहेंगे कि हिंदुस्तान जीते। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, फटाफट बेल आइकन दबाओ।